जितना सोचते हो ना ई कॉमर्स उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। सबसे पहले IBM कंपनी है, IBM ने सबसे पहले लॉन्च किया था 1974 के अंदर ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम क्या था www लॉन्च नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो क्या था कि बहुत लिमिटेड जगह के ऊपर ई कॉमर्स उस टाइम था और बहुत कम लोगों को पता था पूरी दुनिया के अंदर कि भाई ये भी कोई चीज़ है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। तो सबसे पहले ई कॉमर्स पॉसिबल कहाँ हुआ, सबसे पहले ई कॉमर्स पॉसिबल है 1991 के अंदर, जब www का जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले फिर बनी 1992 के अंदर एक कंपनी books.com, जिसने सबसे पहले www पे एक डोमेन अपने लिया और जिन्होंने अपनी books.com बनाई। ठीक है, फिर आया 95 Amazon आया, eBay आया, दोनों फाउंड हुए। वहां से ऑफिशियल Amazon और eBay जब फाउंड हुई, वहां से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स का बिजनेस। ठीक है, 1995 के अंदर। फिर आया 1999 में अलीबाबा। अलीबाबा आई, अलीबाबा एक बहुत तगड़ी कॉम्पिटिटर है, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर किसी को नहीं पता हो तो अलीबाबा एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स की, जिसके फाउंडर जैक मा है, जिन्होंने 1999 के अंदर अलीबाबा को फाउंड करा था। उसके बाद आया ग्लोबल ई कॉमर्स रीच $150 बिलियन 1999 के अंदर। जो ग्लोबल ई कॉमर्स का टर्नओवर था पूरी दुनिया का, वो $150 बिलियन के करीब था। फिर हुआ .com बस्ट। अब .com बस्ट के अंदर क्या हुआ, जो डोमेन्स आए, डोमेन्स उस टाइम क्या था, जब क्योंकि हम इंटरनेट उस टाइम राइज पे था बहुत ज़्यादा और लोगों ने डोमेन खरीद लिया हद से ज़्यादा, और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर ये सोच के कि भाई ये आगे जाके सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। तो जो .com का जो बबल था वो बस्ट हो गया, टूट गया, स्टॉक क्रैश हो गया। उस टाइम दुनिया आर्थिक मंदी में चल रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम अमेरिका के ऊपर हमला भी हुआ था 9/11, याद होगा अगर, तो उस टाइम क्या था, आर्थिक मंदी हो गई थी उस वजह से। तो क्या हुआ, जो .com एक बबल था वो बस्ट हो गया, मतलब स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गई। और उस टाइम अगर देखा जाए तो आज तक की हिस्ट्री की सबसे तगड़ी मार्केट में गिरावट थी और इन्वेस्टर्स को नियरली $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। $5 ट्रिलियन, इसका मतलब हमारी इंडिया की कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा। हमारी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 2.6 लाख करोड़, मतलब $2.6 ट्रिलियन। और आर्थिक मंदी में लॉस हुआ था $5 ट्रिलियन का .com बस जब हुआ था। फिर दोबारा स्टार्ट, सारी कंपनी एक बार नीचे आई, फिर उसके बाद 10 टू राइज, Amazon, eBay और अलीबाबा जैसी कंपनी दोबारा राइज होनी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद राइज होते होते फिर 2015 के अंदर आया कि Amazon दुनिया के अंदर आधे से ज़्यादा ई कॉमर्स की चीज़ें बेच रही है। इसका मतलब दुनिया से आधे से ज़्यादा दुनिया में की जो ई कॉमर्स की चीज़ है ना, वो सारी Amazon से रिलेटेड है। तो ये होती है हिस्ट्री कि भाई हमने ये देखा कि जो ई कॉमर्स का ट्रेंड है वो आया कहाँ से, कैसे बना और कैसे कंपनीज ने उसको अलाउ करा, फिर कैसे .com बस्ट हुआ और वो सब चीज़। अब आता है कि हाउ ई कॉमर्स इज चेंजिंग ट्रेडिशनल बिजनेस। अब क्या हुआ, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आप को कुछ भी लेना हो अगर, तो आप जाते हैं दुकान के ऊपर, जी हमको ये चीज़ें लेनी है, वो आपको दिखाएंगे और आप वो ले लोगे। ठीक है, अब अगर वो दुकान आपके घर के पास हुई तो आप उसमें आराम से चले जाओगे, और अगर वो दुकान आपको जैसे दूर हुई, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ से राजगुरु मार्केट तक का, तो उसके लिए आपको स्पेशली व्हीकल करना पड़ेगा। व्हीकल नहीं तो ऑटो से जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके पैसे अलग। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे, बहुत सारी दुकानें पे आप घूमोगे, उसके अंदर कोई आपको पसंद आए या ना आए कुछ हम कह नहीं सकते, सारा देख दाख के कम से कम 2 घंटे का आप वहाँ पे स्पेंड करोगे टाइम, और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और वापस आप जाओगे। ठीक है, तो ये सारा देखा जाए तो इसको बोलते हैं ब्रिक्स एंड मॉर्टर का बिजनेस। ब्रिक्स एंड मॉर्टर का मतलब हिंदी में क्या होता है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है ईंट, और मॉर्टर का मतलब ढांचा, ईंटों का ढांचा। ठीक है, ईंटों का ढांचा को हम इसके अंदर इंग्लिश के अंदर ले आते हैं ब्रिक्स एंड मॉर्टर बिजनेस, जो कि आप जो भी चीजें दुकान से चीजें लेते हो ना, उसको ब्रिक्स एंड मॉर्टर बोलते हैं। ठीक है, आज वो ट्रेडिशनल बिजनेस है जो चलता हुआ है हमेशा से ही, बट ई कॉमर्स ने ऐसा क्या करा कि उस ट्रेडिशनल बिजनेस से ऊपर चला गया। क्या क्या चीजें ऐसा हुआ कि आज के टाइम पे ई कॉमर्स इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो दूसरे बिजनेस वाले ब्रिक्स एंड मॉर्टर वाले वो टेंशन में आने लग गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहली बात कि आप ई कॉमर्स से ना ऑनलाइन चीजें मंगाओगे तो आपको क्या है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, घर बैठे बैठे आपको मिल गई चीजें, ऊपर से वैरायटीज बहुत सारी है इसके अंदर।
इतनी सारी लाखों वैरायटीज है, आप कितनी भी सारी चीजें ले सकते हो। थर्ड चीज आ जाती है इसके अंदर कि इसके अंदर डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं, जिसको हम फॉर्मो भी बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट ये क्रिएट करते हैं डिस्काउंट दे देके। तो क्या है, हम जल्दी जल्दी वो करते हैं वीडियो बना। ओके ओके, तो अब इसके अंदर कुछ इसके अंदर कुछ चीजें होती है कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, ऐसा क्या है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अच्छा है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, इजी टू स्टार्ट। इसके अंदर आपको ना कोई जमीन लेनी, ना किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी, ना ही ढांचा क्रिएट करना है, सीधा जाना है, डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है और आपका वेबसाइट बनानी है और आपका तैयार ढांचा सस्ते में हो जाता है। अगर आपको डोमेन सस्ते मिल जाता है तो आपको करीब करीब 5000 के अंदर सारी चीजें बनके तैयार, ठीक है। और अगर आप दूसरे टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए अगर लाखों रुपए लग जाएंगे दुकान बनाने में, और हो सकता है कि आप वो खरीदो ना, किराए पे लो, ठीक है। फिर दूसरा आता है पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, आप खुद देख के अपनी सारी चीजें देख सकते हो, उसके अंदर जो आपको मन करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ वुमेन्स को कि भाई वुमेन जो अपना कुछ खरीदना चाहते हैं वो अपने पर्सनली खरीद सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तीसरा आता है प्राइसेस आर लो, जो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट बहुत मिलता है ई कॉमर्स के ऊपर कि भाई 50% डिस्काउंट तो मिल जाता है। और अभी जो बिग बिलियन सेल्स आती है या फिर अमेज़न की जो सेल्स आती है उसके अंदर कहीं 70% डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आता है चौथा ऑन द गो बाइंग। ऑन द गो बाइंग का मतलब आप जा रहे हो, जाते जाते अपने ऑटो के अंदर कुछ चीज बुक कर ली या फिर चलते चलते कुछ भी आपने खरीद लिया, कुछ भी हो गया, तो मतलब आपको अवेलेबल है हर जगह पे, आपको हर जगह अवेलेबल है ई कॉमर्स। आपको ये नहीं कि स्पेशली कहीं जाना होगा, कहीं पे भी करके कहीं पे बैठ के आराम से ऑर्डर कर सकते हो अपना ऑनलाइन, ठीक है। पॉसिबल, एक क्वेश्चन है, पॉसिबल कैसे है कि डिस्काउंट कैसे दे पा रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स पे आपने बताया जैसे डिस्काउंट्स हैं, तो क्या क्या ऐसा क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो, क्या है कि वो डिस्काउंट दे पा रहे हैं। भाई मार्केट में वही चीज़ MRP पे मिल रही है और वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या इसके पीछे लॉजिक है या मॉडल है? अगर मैं आपको लॉजिक बताया जाऊँ तो इसके पीछे अगर मैं आपको बताया जाऊँ कि क्यों ई कॉमर्स हमको इतना डिस्काउंट दे रही है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये बहुत लॉन्ग टर्म की थिंकिंग है। क्या है, आज के टाइम पे क्या है कि जो ई कॉमर्स की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कंपनी से अपना माल उनको बोल के उठाती है कि हम आपसे सस्ते में लेंगे और इसको हम करके थोड़ा सा और भी सस्ता करके आगे बेचेंगे, जिससे कि आपका बल्क के अंदर सामान बिकेगा। सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर, हमारे जो माइंड थिंकिंग है ना उसको चेंज करना। ई कॉमर्स की जितनी भी कंपनीज हमको क्या चाहती है कि हमारी थिंकिंग चेंज हो। आज आप ये देख रहे हो कि भाई फ्लिपकार्ट इतना डिस्काउंट दे कैसे रही है, कैसे दे रही है इतना डिस्काउंट और क्यों दे रही है हमको, है क्योंकि पता है क्या, वो हमें थिंकिंग चेंज करना चाहती है। आगे जाके क्या होने वाला है कि हम इतना ज्यादा आदी हो जाएगा ना ई कॉमर्स के कि हम बाकी चीजें भूल ही जाएंगे, और उसके बाद आएगा फ्लिपकार्ट का असली रूप, जब वो एकदम से अपने रेट बढ़ा देगी चीजों के। तो ये सारा जो सिस्टम है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारी थिंकिंग को चेंज करा जाए। अगर थिंकिंग चेंज हमारी हो जाएगी ना एक बारी, अगर हम बिल्कुल ही आदी हो जाए, आज के टाइम पे जोमेटो आप देख लो, जोमेटो हमको 100 रुपए का डिस्काउंट दे देता है जबकि उसको नुकसान हो रहा है। जोमेटो नुकसान में चल रही है, फ्लिपकार्ट नुकसान में चल रही है ना, क्यों चल रही है? बट डू यू थिंक कि भाई सच में ऐसा है कि वो अब लॉस कर रहे हैं या कुछ और भी लॉजिक हो सकता है? आर यू श्योर कि वो, एक तो सबसे पहला फैक्टर कि सिर्फ थिंकिंग को ही चेंज करना चाह रहे हैं, पहला फैक्टर, या और भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं? सेकंड कि सिर्फ क्या नाम लॉस ही हो रहा है उन्हें, या कुछ और भी फॉलो हो सकता है कि हमें दिख रहा हो कि हमें प्रॉफिट है या और भी ऑप्शन है? कभी कोई बैकएंड आपने ऐसा कोई रिसर्च की हो कि मतलब इसको हम डिबेटेबल टॉपिक बना सकते हैं, या ये कंसीडर ही कर लें कि भाई हाँ थिंकिंग चेंज करनी है, या कोई भी और XYZ फैक्टर बट दे आर हैविंग अ लॉस, लॉस है उन्हें, कंफर्म है आपको? लॉस है सर, क्योंकि अगर हम देखा जाए स्टैट्स के ऊपर कि भाई इंडिया के अंदर नियरली 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और उसके अंदर से करीब करीब से 20 to 25% पॉपुलेशन ही आज के टाइम पे ऑनलाइन खरीदती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं गाँव के अंदर जो आज के टाइम पे भी ई कॉमर्स से नहीं खरीद रही है, और उनका क्या मेन मकसद है कि हम ऐसे पकड़ ले कि मतलब एक गांव में पूरा कैप्चर कर ले, ताकि हमको ये पता चल जाए, ताकि हमको ये हो जाए कि भाई जो भी चीज हम लोग हमारे कि भाई हमारे फ्लिपकार्ट से ही ले, इतना ज्यादा आदी हो जाए तो कि भाई आज के टाइम पे लॉस बचाने सबसे बड़ा इनका थिंकिंग यही है कि आगे जाके
चलो ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर तो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट वो अपने लोग पे लोगों को प्रोडक्ट दे रही है, बट कंपनियां किस बेसिस पे ई कॉमर्स की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, जबकि वो उन्हीं की चीज़ों को सस्ते में बेचती है और लोग कंपनी के उससे जो फॉर्मल कंपनी का वो होता है शॉप होता है उससे लेने की बजाय ई कॉमर्स पे ले रहे हैं, उससे तो कंपनियां खुद की वैल्यू क्यों गिरा रही है? फिर वो क्या किस बेस पे वो कंपनी खुद के प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा रही है? इसमें कंपनी की वैल्यू नहीं गिरती, इसमें क्या है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड आता है कि भाई अगर हम आपके शेयर इस दाम पे लेते हैं तो आगे जाके कल को अगर हमारे फ्लिपकार्ट के ऊपर अप जाता है तो आपकी कंपनी का शेयर भी अप जाएगा उसके साथ साथ में। तो ये सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड है भाई। सारे ये एग्री कर रहे हो इस पॉइंट को कि भाई चलो कंपनी वाला जो पॉइंट है वो अपना टॉपिक नहीं है, बट एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आप लोग इस बात पे एग्री करते हो कि भाई ओनली थिंकिंग चेंज करने के लिए कंपनी लॉस कर रही है, या तो कोई भी आप में से ऐसा कोई डिसएग्री कर रहा हो कि लॉस तो होता ही नहीं है? इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं वही चीज़ हमें महंग करे, कुछ है ऐसा फैक्टर? कम पड़ जाएगा जो प्रोडक्ट ऑनलाइन लेंगे आप उसी कॉस्ट कम पड़ेगा सर। ऑनलाइन कॉस्ट तो कम पड़ रही है, रीजन इज वो डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ है। बेचने वाले को भी तो कम पड़ेगी ना कॉस्ट उसकी। रीज हाँ, ये क्या फैक्टर है? बीच का सब गैप खत्म हो गया ना, बीच का गैप खत्म हो गया। दिस इज द मेन थिंग। सबसे बड़ी बात ये हो गई जो हम सीखते आ रहे हैं कि जो बीच का जो पार्ट है, मतलब वही हो गया ना सर, एडवर्टीजमेंट हो गई, हिसाब से अगर हम ले वही हो गया ना भैया। एक प्रोडक्ट को एक तो शॉप पे आएगा पहले, वो फिर कस्टमर लेके उसको घर जाएगा, और एक वो डायरेक्टली उसके घर पे आ रहा है, तो वो ट्रैवलिंग तो कम होगी ना उसकी। फिर भी डायरेक्टली उसके घर पे तो आ रहा है, बट उसके बाद भी शिपिंग के चार्जेस और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती है। मतलब हम हमारे हिसाब से हमको की लगता बात है नहीं कर रहे ना, मार्जिन की बात कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हम ये समझ सकते हैं कि हमने एक तरीके से फैक्ट्री से जो हमने डायरेक्ट सामान ले लिया तो फैक्ट्री से डायरेक्ट जा रहे हैं ना उसके पास, क्योंकि फैक्ट्री से जिस तरह से हरियाणा है, फैक्ट्री से पहले सामान हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, उसके बाद फिर हरियाणा के होलसेलर्स के पास जाएगा। हाँ जी, ये सारा सर ट्रांसपोर्टेशन बीच में ऐड होती रह रही है, एडवर्टीजमेंट उसका मार्जिन आ रहा है सर इसमें। और सर एक डायरेक्ट आप फैक्ट्री से माल आउटलेट उठा रहे हो और डायरेक्ट एक जगह में प्रोवाइड करवा रहे हो, तो सर बीच का ट्रांसपोर्टेशन खत्म, जो इनके बीच का कमीशन है वो भी खत्म, मीडिएटर। तो सर इस मारे कंपनी लॉस में नहीं जाती, हाँ। लेकिन ये है कि जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उससे कम कमा रही है। बट ये फैक्टर हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि वो लॉस है, बट वो इट इज नॉट इन एक्चुअल लॉस में नहीं है। ठीक बात है। हाँ, मतलब मैं ये जानना हम एक एग्जांपल जियो का भी ले सकते हैं। हाँ जी, स्टार्टिंग में फ्री में दिया उन्होंने, उसके बाद लोगों को आदत पड़ गई और उसके बाद हाँ। ये एग्जांपल एक है। जियो पे आदी हो चुके हैं। हाँ जी, बट अगर हम जियो पे जाएंगे तो खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है इसके अंदर कि भाई जियो ने ऐसा क्या सोचा कि उसने ऐसा वो करा। जियो ने आप खुद ही देख लो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जियो ने एकदम से रेट बढ़ा दिए, है ना। अब क्या हो गया, हम आगे हो गए, हमको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। जियो ने एकदम से रेट बढ़ा दिए, आगे सबने बढ़ाए हैं, जियो ने भी बढ़ाए हैं, क्योंकि जियो ने रेट इसलिए सब इसलिए बढ़ाए हैं ना क्योंकि कंपटीटर ट्राई ने रूलिंग चेंज की अपनी, वो उसमें किसी कंपनी को चक्कर नहीं, ट्राई ने रेट सप्लाई करवाए हैं बीच में। मतलब इट्स लाइक कि ये तो है कि जियो की भाई जियो की वजह से ये तो हो ही गया था कि बाकी के प्लान सस्ते हो गए थे। मतलब इट्स लाइक कि एक मार्केट डाउन तो की थी उसने, वो तो बिजनेस स्ट्रेटेजी। बाद जो इंडिया में जो प्लान्स आ रहे थे वो वर्ल्ड लेवल, जो वर्ल्ड के सबसे लोवेस्ट प्लान के अंदर सबसे हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड दी जा रही थी उस टाइम। मतलब मेनली ये हो गया कि इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर कि थिंकिंग चेंज है, थिंकिंग चेंज इज अ फैक्टर। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि देयर इज अ ह्यूज गैप कि जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं, हमें ये तो फ़र्क पड़ता ही लगता ही है कि होलसेलर से हम डायरेक्ट अगर कोई सामान ले या रिटेलर से ले तो कुछ ना कुछ हमें सस्ता मिलता है। तो देर में भी कि भाई वो मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने ही बताया कि बल्क, अगर आप कुछ बल्क में सामान उठाते हैं, मीन्स अब आप इन्वेंट्री बनाते हैं खुद की, आप अपना एक स्टॉक रखते हैं, तो आपको एक तरीके से सस्ता तो पड़ता ही है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। कंटिन्यू। हम कहाँ पे थे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में थे कि भाई इसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, इजी टू पे। इजी टू पे के अंदर क्या है, हम आराम से आज के टाइम पे पेमेंट हम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन भीम के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, और सिक्योर भी बहुत है ये। फिर आता है अगला 24/7 अवेलेबल, कि 24 घंटे अवेलेबल होता है, रात को उठ के भी आप कर सकते हो, जो कोई भी चीज़ होती है। फिर आता है लास्ट में रीटारगेटिंग कस्टमर, जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। कि क्या होता है कि कोई आपके पास आया बंदा, आपकी वेबसाइट पे आया, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, वो आके पेमेंट गेट में से जस्ट पहले वापस चला गया, बट आपको क्या हुआ, आपको उसका वो मिल चुका है एनालिटिक्स कि भाई ये बंदा ऐसे से आया हमारी वेबसाइट पे, इस हमारी सेल्स बना के इस पार्ट पे ये गया
और यहाँ से वापस चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रीटारगेट करेंगे। रीटारगेट कैसे करेंगे कि हम दोबारा ऐड दिखाएंगे इसको। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी कोई अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे चीज़ें देखते हो तो एक हफ्ते के बाद वो दोबारा ऐड आपको दिखाई जाती है बार बार। तो अमेज़न कंपनी है, अमेज़न कंपनी आज के टाइम पे प्रॉफिट में चल रही है ई कॉमर्स के अंदर, बट फ्लिपकार्ट वगैरह लॉस पे है। बट अमेज़न का जो सबसे बड़ा जो फायदा है जो चलने का वो रीटारगेटिंग का ही है कि भाई रीटारगेटिंग की वजह से आज के टाइम पे अमेज़न एक कितनी बड़ी कंपनी है। फ्लिपकार्ट भी कर रही है, बट अमेज़न का जो ये लगा एरिया वर्ल्ड वाइड है, वो सिर्फ एक कंट्री में सीमित नहीं है। फ्लिपकार्ट अभी तक सिर्फ इंडिया के अंदर या बाहर अभी फ्लिपकार्ट है, बट उतना नहीं कमाते हैं फिर भी। तो रीटारगेटिंग कैसे होती है, कौन समझा पाएगा? कोई भी, कौन रीटारगेटिंग समझा पाएगा? समझाओ सर। रीटारगेटिंग हम सर रीटारगेटिंग इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे दीपक सर ने बताया कि पेमेंट गेटवे पे आके वापसी चला जाता है बंदा। एक बार मैं गेटवे बता रहा था पहले। तो गेटवे जैसे कि अगर किसी को नहीं पता हो तो गेटवे एंड प्रोसेस के बीच का एक पार्ट होता है जो कि सिक्योर एसएसएल सेल होता है, ताकि उसकी पेमेंट जहाँ पे जानी है वहीं जाए, किसी और के पास ना जाए। ठीक है। और रीटारगेटिंग इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी कोई ऑफर देख के आता है, वो उस पर क्लिक करता है, हम उस पर दोबारा उसको मेल कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसके अंदर अपनी हो सकता है उसने मेल आईडी डाली हो, तो फोन नंबर डाला हो उसने, मतलब कुछ भी अपनी डिटेल दी होगी, उस डिटेल के बेस पे हम उसको दोबारा मैसेज कर सकते हैं, बम्पर ऑफर दे सकते हैं, या एज ऑफर लाइक ये दे सकते हैं कि भाई आज आपकी सिर्फ आपके लिए आज के लिए इतने % ऑफ है, कल ये ऑफर नहीं होगा। मतलब उसको फियर में डाल सकते हैं कि आप अगर आज ये चीज नहीं लेते तो बस खत्म है कहानी, मतलब ले ही लो आज। ठीक है, बैठ जाओ। तो 1 मिनट ये बताओ सारे आप लोग जो आपने मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इसके अंदर जैसे अभी बताया कि रीटारगेटिंग है, ठीक है, क्या ये रीटारगेटिंग का सिर्फ यही मेथड है? पहली बात तो ये, कौन एग्री कर रहा है कि सिर्फ ये मेथड है, कोई और भी हो सकता है? भाई रेज करो हैंड, भाई जो सोच सकता है कि भाई हाँ और मेथड भी है रीटारगेटिंग के, या सिर्फ यही था एक जो बताया है? जो लगता है कि और हैं वो खड़े करें हाथ। जिन्हें लगता है नहीं यही रीटारगेटिंग का यही ऑप्शन था, करो। मुझे पता तो लगे ना, फिर मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा कि रीटारगेटिंग का जो भी नीरज ने बताया है यही सिर्फ। जरूरी नहीं है कि एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन एग्री करता है कि यही पॉइंट था, भाई यही मेथड था? रेज योर हैंड। आपको लगता है कि भाई सभी को ये लगता है कि भाई और भी हो सकते हैं मेथड? सबको लगता है? Yes, sir. कोई डिसएग्री कर रहा हो कि भाई नहीं यही मेथड था? ठीक है, रुकिया, आप बताएं कि दूसरा क्या मेथड हो सकता है? भाई ये तो चलो मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूं कि हमारे पास लीड अगर आ गई, इन केस हमने कुछ ऐसी वेबसाइट को अट्रैक्शन दे रखी है कि किसी ना किसी तरीके से उसने अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दिया या शिपिंग डिटेल्स भरते वक्त उसने सबमिट कर दिया, तो हमारे पास डिटेल्स आ गई, मतलब हमारे पास डिटेल होगी तो हम उन्हें मेल कर पाएंगे। इन केस अगर हमारे पास ना तो मेल आईडी है उसकी, बस उसने प्रोडक्ट देखा, हमें पता लगा यस वी आर हैविंग अ कस्टमर फ्रॉम दिस सोर्स लिंक, इस पेज तक आया, ये फनल प्रोसेस था पूरा, तो हम उसको दोबारा ऐड कैसे दिखाते हैं? या अमेजन डायरेक्ट दिखाता है या अमेजन टेक हेल्प या कुछ एक सोर्स यूज करता है जिससे वो ऐड दिखेगी? बताओ रुकिया। सर इसमें जैसे कि अगर वो बाई चांस अगर वो लीड मतलब हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो जैसे कि वो गूगल पे सर्च कर रहा है या किसी साइट पे वो जाएगा तो गूगल के थ्रू जाएगा। हाँ। तो गूगल पे क्या साइन अप होता है, तो उसमें क्या हमारी ईमेल आईडी वगैरह हमारे पास रजिस्टर होती है, तो उससे क्या है कि गूगल को पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने ये चीज सर्च किया और हाँ। उसको इस चीज की नीड है, तो वो क्या करता है गूगल की आने वाले मतलब 3-4 डेज में या 1 वीक के अंदर क्या वो उसको वही चीजें दिखाता है वीडियो के थ्रू, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, गुड पॉइंट, अच्छा से समझाया आपने कि गूगल दिखाएगा ऐड, तो क्या कैसे दिखाएगा वो? मतलब प्रोसेस क्या होगा इसमें? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अमेजन पर मैं गया, मैंने वो सिलेक्ट करी, मैंने वो शिपिंग तक गया, मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने क्लोज कर दी वेबसाइट। अब मुझे वो वॉच की ऐड दिख रही है और अमेजन की ही दिख रही है, तो इसके बीच का प्रोसेस क्या हुआ? कैसे दिखी वो मुझे? ठीक है, गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, गूगल से मैं अमेजन पर गया, गूगल ने मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग कर रहे हैं कि भाई हाँ वॉच देख रहा था, मुझे ऐड दिख रही है। अब उसके बीच में अमेजन वालों ने मेरे को ऐड कैसे दिखा पाए? क्या उन्होंने क्या ऐसा चीज यूज की होगी, क्या किया होगा?
बताओ। सोशल मीडिया के थ्रू भी वो आपको दिखा सकते हैं। मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, मतलब कैसे होगा, कौन बताएगा? गूगल एड्स। गूगल क्या करेगा, वो प्रोसेस क्या यूज करेगा, बताओ भाई रविंदर। गूगल एनालिटिक्स तो वो यूज कर लिया, वो क्या करेगा कि जिससे अमेजन वाली ऐड जो है, अमेजन का जो प्रोडक्ट है उसकी ऐड दोबारा दिख रही है मुझे, मैं कुछ भी चला रहा हूँ, डिस्प्ले ऐड करेगा। कैसे? गूगल एडवर्ड से। प्रोसेस क्या होगा, गूगल एडवर्ड से अमेजन ट्रैक करेगा। अब गूगल अमेजन को क्या है, अमेजन को ये पता लग चुका है कि भाई हाँ मेरा प्रोडक्ट बिका था, तो वो क्या ऑप्शन करेगा, वो गूगल एडवर्ड का ऑप्शन लेगा। क्यों? गूगल इज ट्रैकिंग ना, गूगल के थ्रू। तो गूगल अपने आप ऑटोमेटिक एड्स उनको दिखाएगा जो कि नीडी है। कंटिन्यू दीपक। गुड। अब मैंने आपको इतना बताया था कि कैसे जो ई कॉमर्स है वो ट्रेडिशनल बिजनेस का ट्रेंड चेंज करता जा रहा है। अभी हमने कुछ पॉइंट्स आपको देखे, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब हम आगे जाते हैं कि ई कॉमर्स का प्रोसेस क्या है, कि भाई जो आप जाते हो ई कॉमर्स के ऊपर जाते हो तो कैसे प्रोसेस होके आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस अंदर ये बताना चाहूंगा कि ये एक कस्टमर है, इसने ऑर्डर प्लेस करा। प्लेस जैसे कि आप जाते हो, आप गए, आपने प्लेस कर लिया ऑर्डर। प्लेस होने के बाद उसके बाद क्या है कि वो ऑर्डर उस कंपनी के पास जाएगा जिस कंपनी में आप कर रहे हो, जैसे कि अमेज़न हो गया या फिर जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, वो ऑर्डर उस कंपनी के पास जाएगा। जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हो, ठीक है, वो उस कंपनी के पास गया, वो कंपनी आगे जाके वेयर हाउस को पहुंचेगी। वो ऑर्डर भी जाता है वेयर हाउस के पास। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस के अंदर जो बहुत सारा बल्क के अंदर सामान रखा होता है, बहुत बड़े बड़े अमेज़न के जो पास इतने बड़े बड़े कई एकड़ों के अंदर वेयर हाउस है, जिस जहाँ पे ऐसे जहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, वो फिर जाता है उन वेयर हाउस के पास कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की एक वो आई है और इसको ये बंदे इसको ये चाहिए। वेयर हाउस पे जाने के बाद फिर जब वेयर हाउस से जब वो आ जाता है, उसके बाद वो शिपिंग के लिए रेडी हो गया है। वेयर हाउस में सामान गया, उन्होंने पैकेजिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इसी के अंदर ही आता है। वेयर हाउस से लेके शिपिंग तक बीच में सब पैकेजिंग वगैरह सब आता है। उसके बाद वो शिपिंग के लिए रेडी हुआ। शिपिंग के बाद अगर आपका सिटी है हिसार, अगर आप एग्जांपल ले कि हमने हिसार में बैठ के हमने ऑर्डर करा है, तो शिपिंग के चार्जेस वगैरह पूरा ट्रांसपोर्ट का सारा वो फिर आता है हिसार के अंदर। अब क्या होता है, देखो हर शहर का ना अपना अलग वेयर हाउस होता है। जैसे हिसार एक मतलब मीडियम है, ये लगा लो कि एक मीडियम सिटी है, ठीक है, तो इसके अंदर हम एक ही वेयर हाउस होता है कि भाई पूरा जितना भी सामान आता है ऑनलाइन का वो सारा एक वेयर हाउस के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे दिल्ली जैसे शहर है वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जगह जगह पे वेयर हाउस होते हैं इनकी कंपनी से। क्यों? ताकि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर सके। तो क्या होता है, हिसार के अंदर वो आया, हिसार के अंदर खुद का एक वेयर हाउस है उनकी कंपनी का, वो उस वेयर हाउस के अंदर आया, यहाँ पे आके आया और आपको इस टाइम वो आ चुका है कि आपको फिर एक मैसेज आता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके शहर तक आ चुका है, क्योंकि वो वेयर हाउस के अंदर उस टाइम आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि किसी को पता है कि हिसार के अंदर फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का वेयर हाउस कहाँ पे है? जिंदल चौक पे जो एक्सिस बैंक है उसके बैक साइड हो गया। और एक है 9/11 पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी एक वेयर हाउस है बहुत बड़ा, जहाँ पे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। मैंने खुद जाके प्रैक्टिकली देखा है कि वो कहाँ पे रखे होते हैं। ये वेयर हाउस शिपिंग कैमरी रोड में भी है। हाँ जी, वेयर हाउस शिपिंग कंपनीज होते हैं, सारे में वेयर हाउस है नहीं, मतलब फ्लिपकार्ट का नहीं वो कंपनीज वो लेती है ना, जैसे वो क्या हो शिपिंग गया, कंपनी का वेयर हाउस है जो आप बता रहे हैं। हाँ मैं वो जैसे जो भी कोरियर कंपनीज है उनके वेयर हाउसेज है। हाँ जैसे क्या हो गया, ई कार्ट जैसे अमेज़न का कंपनी हो वेयर हाउस गई, जो है अपने हरियाणा में या तो सोनीपत में या फिर गुड़गांव में, दो ही वेयर हाउस है। जैसे क्या हो गया, जैसे ई कार्ट एक कंपनी हो गई, ई कार्ट वगैरह हो गई, हाँ, ये उनके वेयर या हाउस फिर है। डिलीवरी हो गई, जैसे दिल्ली के अंदर डिलीवरी चलती है, तो इनके खुद के वेयर हाउस होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट लिंक चलते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर कि भाई हम आपका प्रोडक्ट ऐसे रखेंगे वेयर हाउस के इस पे। दीपक इसमें मैं एक चीज और पूछना हूँ, जैसे कि अब जो है अमेज़न है, फ्लिपकार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अब अमेज़न है वो जो शॉप्स हैं उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल वो शॉप से डायरेक्ट कस्टमर के पास माल भिजवाती हैं, शॉप से ही उनका बंदा उठाता है, मतलब वेयर हाउस को लेती नहीं बीच में, वेयर हाउस की ना बजाय सीधा शॉप से कस्टमर तक सामान पहुंचवाती है, कोरियर करवाती है, ये चीज ज्यादा बेटर है या वेयर हाउस? आप कैसे बोलना चाह रहे हैं कि अमेज़न सीधा शॉप से ही अपने कस्टमर अब को क्या है कि पहुंचाएगी? अमेज़न ने हर सिटी के अंदर कुछ शॉप्स डिसाइड कर ली,
हर प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आप वहीं से हमें माल कस्टमर तक पहुंचाइए, एड्रेस वगैरह आपके पास आ जाएगा जो अमेजोन पे शो होता है। तो ये चीज ज्यादा बेटर है या जो अमेजोन पहले कर रहा था वो ज्यादा बेटर है कि पहले वो अपने पास माल मंगवाता है वेयर हाउस में बल्क में और फिर वो आगे कस्टमर के पास भेजता है? दोनों में अमेज़न ने तो अपनी ऐसी कोई भी है भैया जो सेलर हरियाणा स्पोर्ट्स वाली शॉप है ना कटला में, वो अमेज़न पे देता है आपके शूज। मैं बता देता हूँ, थोड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। वो यहीं से उठाते हैं। एक सेकंड सर कुछ वो दीपक आपको इनको सेलर अकाउंट समझाना पड़ेगा। वो सेलर अकाउंट जो है उससे हो जाएगा कि आप खुद, मैं अगर अपना सेलर अकाउंट बनाता हूँ अमेज़न पे, तो मेरे पास अगर मेरे शॉप पे 10 to 20 आइटम्स हैं तो मेरे पास ही ऑर्डर आता है और मैं ही यहाँ से वो फिर करवाता हूँ। अच्छा, आप वो वाला चीज करना चाह रहे हो जो कि पहले जो हम ऑर्डर करते हैं और हमारे जो खुद के हम बल्क रखते हैं, आप वैसे बोलना चाह रहे हो कि भाई हमारे पास वो सारी चीजें हैं। सेलर अकाउंट एक्चुअली क्या है ना, अमेज़न का खुद का वेयर हाउस तो ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी है ना कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो लोकल शॉप भी है। अभी हिसार के आप हो सकता है कि हिसार की जो आइटम्स हैं, हिसार के 4-5 शॉपकीपर हो सकता है वो ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं अमेज़न के थ्रू में, तो उस टाइम जब वो ऑर्डर आता है तो सेलर अकाउंट के पास ही तो प्लेसमेंट जाती है भाई, उनको चेक करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा ऑर्डर है। बट ये भी है ना कि जो अमेज़न जैसे बड़ी कंपनीज है वो हर किसी को अपना सेलर अकाउंट इतनी सारी देती नहीं है, कोई वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। वेरिफिकेशंस है, मतलब आसानी से नहीं है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो भाई। उनके 7-8 स्टेप्स है, अपना पैन कार्ड एंड ऑल काफ़ी चीज़ें हैं। वो आपने अभी रखा है क्या पीपीटी में? ये रखा है कि हाउ टू मेक अ सेलर अकाउंट, हाउ टू सेल नहीं रखा है? कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो ये वाला टॉपिक लेंगे बाद में कि वो बेनिफिशियल है नहीं है सेलर अकाउंट वाला। चलो अब आया है आपके शहर के अंदर, आया वेयर हाउस के अंदर, और फिर वहां से ये आपके लास्ट में आता है आपके घर में। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस जाता है, ये पूरा ई कॉमर्स का प्रोसेस होता है कि आपके पेमेंट के से लेके और आपके घर तक का, इसको पूरा बोलते हैं एक ई कॉमर्स का प्रोसेस। जैसे मैंने इसके अंदर आपको बता रखा है कि कस्टमर ने पहले ऑर्डर प्लेस करा, फिर वो पेमेंट कंफर्म हुआ पेमेंट गेटवे के थ्रू, फिर उसके बाद वो वेयर हाउस ने रिसीव करा, रिसीव होने के बाद पैकेज हुआ, वो पैकेज होने के बाद वो प्रोडक्ट शिपमेंट के लिए तैयार हुआ, शिपमेंट हो रही है। उसके बाद वो आपके हिसार शहर में, जो भी हमने एज ए हिसार एग्जाम्पल लिया था, हमारे शहर के अंदर आया, फिर वो प्रोडक्ट रेडी हुआ डिलीवरी के लिए, जो हमको डिलीवरी बॉय आके देने के लिए, फिर हमारे घर तक लास्ट में हमारा जो एंड एक डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक वो आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है ई कॉमर्स का। उसके बाद आता है सेल्स फनल। देखो सेल्स फनल क्या होता है कि सेल्स फनल एक मार्केटिंग का टर्म होता है जिसके अंदर जब एक कंपनी एक एडवर्टीजमेंट करती है और उस एडवर्टीजमेंट से लेके उस प्रोडक्ट को बाय करने तक का प्रोसेस, और जिस प्रोसेस से एक कोई भी कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट को बाय करता है, उसको एक फनल क्रिएट होती है उसके लिए, अगर हम ऐसे मार्केटिंग के लिए। और ये जो पूरी जो फनल है, ये फनल की जाती है क्रिएट आइडा पे। आइडा क्या होता है? अटेंशन। सभी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है डिजायर, एंड फिर आता है एक्शन। तो आइडा के ऊपर किसी भी कंपनी की सेल्स फनल क्रिएट होती है। अब आइडा क्या चीज होती है? आइडा में क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी आपको अटेंशन देगी। अटेंशन मतलब प्रमोशन करेगी। आप सबने देखते होते हो कंपनी की प्रमोशन आती है, ठीक है? आप वो प्रमोशन देख के ये सोचते हो कि चलो यार भाई आज की क्या चीज है ऐसा कि हम खरीद ही ले, तो वो हमारा इंटरेस्ट जगाती है उस चीज के अंदर। इंटरेस्ट जगाने के लिए हम वो दुकान पे जाते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हमको वो चीज अच्छी लगी, अगर अच्छी लगेगी तो उसको दोबारा खरीदेंगे, ठीक है? हमको मतलब आएगा अच्छा फील हुआ वो खा के, तो हमारे अंदर डिजायर जागा, एक तरीके से डिजायर कि हमको वो चीज खरीदनी पड़ेगी, मतलब हमको दोबारा खरीदनी है। और उसके बाद लास्ट में आता है एक्शन कि वो हम चीज लास्ट में उसको बार बार खरीदते हैं तो हम कंपनी के परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं
आइडा, जो कि पूरे सेल्स फनल पूरा सेल्स फनल आइडा पे चलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया ये लगा लो कि मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस का। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन का कैसे होएगा। अब ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि आपके ऑनलाइन के अंदर सेल्स फनल कैसे जाता है, ठीक है, कि अब आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है www.xyz.com और ये वेबसाइट है ई कॉमर्स की, ठीक है। अब एक बंदा आया या कोई भी मतलब एज अगर हम इस टर्म में लेंगे, ट्रैफिक आया, ऑडियंस आई, आपकी वेबसाइट पे आई। वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च करा, प्रोडक्ट सर्चिंग करी। प्रोडक्ट सर्चिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ प्रोडक्ट डिसाइड, प्रोडक्ट डिसाइड हुआ। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट डिसाइड के बाद वो जाके वो बंदा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा या फिर वो सीधा बाय में ऑप्शन दबाएगा। तो इसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो वो ऐड टू कार्ट करेगा या फिर वो सीधा बाय करेगा। अगर वो बाय करता है तो उसको उसकी वो जो वेबसाइट होती है वो एक पेमेंट गेटवे के पास लेके जाती है। बाय करने के बाद वो फिर आती है पेमेंट गेटवे पे। तो उसके बाद वो पेमेंट गेटवे से आपका जो पेमेंट होती है वो कंफर्म होती है। तो अब ये एक सारा प्रोसेस है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट से आने से लेके आपका पेमेंट तक, ठीक है, इसको बोलते हैं एक पूरा फनल। और जब हम इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना कि आपके कोई ऑडियंस आई और उसने आपकी चीज खरीदी, आपकी सेल्स कंप्लीट हुई, तो तभी इसको बोला जाता है सेल्स फनल। अब ये देखो क्या होता है कि अब कैसे अब ई कॉमर्स कंपनी का कैसे चलता है काम स्टार्ट, मतलब कोई भी आपके पास आया उसके बाद कैसे बोलते हैं। देखो क्या हुआ कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट डिसाइड भी कर लिया, उसने ऐड टू कार्ट तक भी कर लिया, बट वो यहाँ से वापस चला गया बैक। उसने सोचा नहीं यार मैं अभी नहीं चाहूंगा, बाद में करूंगा। तो क्या हुआ, उनके पास उस बंदे का डाटा आ गया जो बहुत सारी जगह से आता है, गूगल से भी आता है, बिंग से भी आता है, याहू से भी आता है, बहुत सारी जगह से आता है डाटा उनके पास, ठीक है। वो क्या करे, ट्रैक कर लिया उन्होंने कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे पास ऑडियंस आई और यहाँ ये ऐड टू कार्ट जाके वापस चली गई। तो भाई ऐसे क्या होगा कि वो ऐड टू कार्ट से ही वापस चली गई, है ना। क्या पता वो बाद में खरीद ले या फिर क्या पता कि भाई वो खरीदे ही ना कभी भी। तो क्या होता है, देखो आपने कभी देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो उसके बाद तक भी कंपनी आपको ऐड दिखाती है, मतलब और भी चीज़ों की, कि भाई या तो पॉपअप आ जाता है या फिर कुछ भी, मतलब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है हर कोई नहीं डालती है सब चीज़ें। जैसे कि अगर आप लगाओगे डॉलर शेयर क्लब एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे जाने के बाद भी पॉपअप आता है। अगर हम बैक जाते हैं, कभी आपने नोटिस करा है कि अगर आप जब क्लिक करते हो क्रॉस के ऊपर तो एक ऑप्शन आता है कि व्हाई आर यू गोइंग बैक, इज देयर समथिंग मिसिंग, मतलब एक ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो हमको रिकन्फर्म कर रहे होते हैं कि भाई अगर हम हो सकता है कि हम उस पर क्लिक मार के मतलब हम वापस आ जाए कि भाई वापस खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक पूरा सेल्स फनल का क्रिएट प्रोसेस होता है कि उस बंदे को उस जगह से वापस हमारे पास लेके आया जाए कि भाई वो ऐड टू कार्ट तक आ चुका है, उसके बाद उसको रीटारगेट करा जाए। रीटारगेट करने के बाद वो दोबारा आएगा और खरीदेगा। हो सकता है कि उसको ऑफर्स दिखा दे, और चीजें दिखा दे। जैसे क्या होता है, एक और चीज एग्जांपल आया है कि भाई यहाँ पे आप जब बाय करते हो तो उसके साथ साथ वो दिखाते हैं कि इसके साथ आप 2 वॉचेस इतने % पे डिस्काउंट में ले सकते हो, दिखाते हैं ना वो कि भाई आप ये भी आप अपने साथ ले सकते हैं, इनके साथ दिखाते हैं ना। मतलब हो सकता है कि बंदा वो खरीद ले तो उनको तो फायदा हुआ कि भाई 2 वॉचेस इनके साथ और चलेंगी। तो ये एक सेल्स फनल इस यहाँ पे आके उन्होंने दिखाया। उसके बाद फिर वो बाय होता है, फिर ये सब होता है। जैसे GoDaddy क्या है, हम जब एक डोमेन बाय करते हैं तो बाय करने के बाद GoDaddy उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगा देता है, जैसे कि SSL लगा देता है उसके अंदर वो होस्टिंग भी दिखाता है। जब हम बाय करने से पहले की कहानी है ये, हमने अब तक बाय नहीं करा, बाय करने से पहले का है। फिर उसके अंदर SSL दिखाता है, उसके अंदर होस्टिंग दिखाता है, उसमें 2-3 चीजें और भी डाल देती है, जैसे कि हमारा जो डोमेन के रेट होता है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई ऐसा क्या इन्होंने डाला
ये हमारा डोमेन इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो क्या पता, हो सकता है बंदा खरीद ही ले, सोचे कि भाई चलो यार आज के टाइम पे मतलब इतना फ्रॉड चलता है इंटरनेट पे, तो हम खरीद ही लें, भाई एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमारा तो फायदा ही होएगा। तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो यहाँ पे आकर खरीद लेते हैं, जिससे क्या होता है GoDaddy को फायदा हो जाता है कि वो डोमेन जितना था उससे ज़्यादा महंगा बिका है। तो ये एक पूरा सेल्स फनल का स्टार्ट होता है कि भाई एक बंदा आया, उसने ये सब करा, उसको यहाँ पे आके उसने छोड़ दिया और वापस चला गया, तो वो रीटारगेट होगा। और फिर जाके एक आता है, फिर जाके पेमेंट गेटवे पे आता है, पेमेंट कंफर्म होती है। ये एक सेल्स फनल का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये तो हमने समझ लिया चीज़, ठीक है, प्रोसेस। अब तुम लोग सब डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने जा रहे हो और बन भी चुके हो। अब यहाँ सोचने वाली बात आती है, देखो, क्योंकि देखो यहाँ जो आता है वो आता है एनालिटिक्स का पार्ट, ठीक बात है। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि रीटारगेटिंग, एक अच्छा एनालिटिक एक्सपर्ट्स क्या देखेगा, यहाँ वो सोचना है कैसे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वो देखूंगा। देखो, अब हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट हमें दिखा और पेमेंट गेटवे तक जाकर वो वापस आ गया, तो हमें तो पता लग गया कि वो कहाँ से वापस आया है। बट यहाँ हमें देखो एनालिटिक्स तो सब पता लग रहे हैं, बट हम यहाँ पर एक एज ए रोबोट सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि जो यूज़र आया है उसके साथ कुछ भी हो सकता है ना, वो किस बेसिस पर गया। तो यहाँ हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से केसेस बनेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, गूगल एनालिटिक्स से अपनी सारी केस स्टडीज़ बनाओगे, केसेस बनाओगे कि क्या क्या ऑप्शन थे, कैसे कैसे वो आया, कितना टाइम स्टैम्प था, कितनी देर तक वो रुका, क्या और कोई प्रोडक्ट्स पर गया वो बिटवीन। हो सकता है वो उस टाइम उसने वहाँ पर जो नेविगेशन था वो छोड़ दिया हो, किसी और वेबसाइट पर चला गया हो, या मेरी वेबसाइट के कोई और पेजेस पर चला गया हो। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, ठीक बात है। सिर्फ प्रमोशन करना इज़ नॉट अ गुड डील। आपने जो पैसा लगाया है, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर ROI का बहुत बड़ा खेल है। वेबसाइट पर बंदा जब ला रहे हो तो आप ऐड करके ला रहे हो, चाहे वो पैम्फलेट ऐड कर रहे हो, चाहे वो आप फेसबुक ऐड कर रहे हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इवन यू आर नॉट स्पेंडिंग बट यू आर गिविंग टाइम। अगर आप टाइम भी लगा रहे हो तो भी आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो अब यहाँ पर आपका क्या रोल आता है कि आप एनालिटिक्स से जितने अच्छे होंगे उतने ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके आप उसे बढ़ा पाएंगे। कैसे? बिजनेस को। मतलब कल को रीटारगेटिंग में क्या होगा, रीटारगेटिंग करके प्रोडक्ट बिक जाता है तो जो आज पैसा लगाया वो 3 महीने बाद अगर ऑर्डर पूरा हो रहा है तो आपकी ROI बढ़ रही है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट अब देखो, अब केसेस कैसे बनेंगे। पहला केस तो यही समझ के चलना पड़ेगा कि भाई हमें ये पता लग गया यहाँ से आया था और वो छोड़ के चला गया। तो पहला केस हो सकता है नेट ही बंद हो गया हो, साइट क्रैश हो गई हो, नेट बंद हो गया हो, ठीक बात है, वो सोचना पड़ेगा आपको। सेकंड हो सकता है जो इसने ऑप्शन दिया कि उसको ये लगाओ कि नहीं मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है, या हो सकता है उसने पहले ही 4 टैब खोल रखे हो 4 वेबसाइट के, तो हो सकता है उसके रेट। तो आपको यहाँ ये भी चेक करना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट पर जो आज वेडनेसडे को रेट है किसी और वेबसाइट ने तुरंत 2 घंटे बाद चेंज तो नहीं कर दिए। बहुत ऐसा होता है रेट फ्लक्चुएशन। अगर बंदे को 200 रुपये भी सस्ता मिल रहा है तो वो क्या लेगा, क्यों लेगा? 200 रुपये भी सस्ता मिल रहा है तो भी क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा दूसरी वेबसाइट पर। एक केस ये मिल सकता है। तो वो आपको एनालिटिक्स थोड़ा ना बताएगा, एनालिटिक्स ने तो आपको सिर्फ ये बता दिया कि वो छोड़ के चला गया। बट यहाँ पर आपने अपना भी दिमाग लगाना है कि मैं पहले मेरी टीम को क्या दूँ। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके IT डिपार्टमेंट इसलिए ही होते हैं। तो जो एनालिटिक्स पे खेल जाते हैं वो सब कुछ फैक्टर्स लेना पड़ता है मार्केटिंग का, कि भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि भाई किसी और वेबसाइट ने उस टाइम रेट डाउन कर रखे हो। ऐसी भी टीम बैठी होती है कि मान लो अमेजन ने ये किया तो थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया, चलो डिस्काउंट नहीं करा, नहीं वो पॉसिबल है तो कुछ ऑफर दे दिया, कुछ 40% का कूपन दे दिया, ठीक बात है। तो ये चीज़ें आपको लेकर चलनी पड़ेगी। दूसरा ये भी होता है कि जो लैंडिंग पेज है ऑर्डर करने से पहले जिस वेबसाइट पर वो गया है क्लिक करके, वहाँ पर आपने किस तरीके से प्रोडक्ट की अलाइनमेंट कर रखी है, ठीक बात है। ये नहीं कि भाई जो आइटम, देखो यहाँ पर ही सर्च आ जाती है कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल आज एक फास्ट ट्रैक की वॉच चाहिए ब्लू कलर की वाटरप्रूफ, और उसका एक मॉडल नंबर है, उसका नाम चढ़ पड़ा है कोई भी ABC, तो आप सर्च ही डायरेक्ट वो कर रहे हो। तब आप वो सर्च कर रहे हो और आपकी ऐड दिख रही है, आपकी वेबसाइट पर कोई आया तो यू आर कन्फर्म, यू आर श्योर कि बंदे ने लेने तो वही वेबसाइट पे उसी प्रोडक्ट पे आ रहा है। टिल देन आप 1% चांसेस लेकर चलोगे, बंदा को चाहिए तो वही आइटम, बट हो सकता है कि ये बंदा आइटम कहीं स्विच ना हो जाए, पूरा फनल प्रोसेस पर वो ना चले, बीच में कहीं स्किप ना हो जाए, उसका मन बदल जाए। तो क्या करोगे आप उस टाइम? आप ये दिमाग लगाओगे कि इसको मैं ये आइटम तो दिखा ही रहा हूँ बट नीचे और ऑप्शन भी दे दूँ, किसके? कॉस्टली आइटम्स के भी और सस्ते आइटम्स के भी।
समझ रहे हो? कई बार क्या होता है यार, आइटम होता है भाई, सुन के हम सर्च कर लेते हैं, वो रहे सिमिलर आइटम है यार, अच्छी लग रही है, मैं देख लेता हूँ। तो क्या है, आपको एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। एनालिटिक्स जो है वो आपको हेल्प कर रही है, नो डाउट, बट मैं हमेशा समझाते आ रहा हूँ, एनालिटिक्स हेल्प करने के बाद एक तरीके से आप एज ए बायर बनकर देखो कि मैं एज ए बायर होता तो मेरे साथ यही ये प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे इसका सोल्यूशन कैसे देना है, तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बन पाओगे। और इन एनालिटिक्स फील्ड तो वास्ट टॉपिक है, जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे, ठीक बात है, आगे करो। तो सेल्स वगैरह समझ आया सबको? अगर कोई डाउट वगैरह हो तो नहीं, चलो। अब आता है पेमेंट गेटवे। आपने समय देखा होगा कि जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वो जो पेमेंट गेटवे होता है ना, वो कोई और कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे क्या होता है कि आप गए एक वेबसाइट के ऊपर, आप कुछ चीज़ बाय करें, तो एक पेमेंट गेटवे खुलता है अलग से, वो अलग से ही खुलता है, उस वेबसाइट के साथ नहीं खुलेगा, अलग ही खुलेगा वो। उसके ऊपर एक सिक्योर्ड होता है पूरा का पूरा कि भाई ये दिस पेमेंट गेटवे सिक्योर्ड बाय दिस कंपनी। और कंपनीज बहुत कंपनी जैसे सीसी एवेन्यू कंपनी है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है, या अमेजोन का खुद का पेमेंट गेटवे है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है। पेटीएम का खुद का है। पेटीएम वैसे तो पेटीएम है कंपनी ट्रांजेक्शन के लिए, बट वो अपना पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड कराती है। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है कि पेमेंट गेटवे एक प्रोसेस होता है कि ऑनलाइन ये लगा लो कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, तो हम एक ऐसा मर्चेंट होते हैं। मर्चेंट का मतलब हम बेचना चाहते होते हैं अपना सामान। तो क्या होता है कि ऑनलाइन के अंदर हम सबको ये तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ जी आप हमको पेटीएम कर दो और हर कोई आपके इस पे आएगा और कॉल करेगा। तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बार बार अगर हम हर कस्टमर को ये बताएंगे कि हाँ जी आप पेटीएम कर दो हमको, तो क्या होता है कि हम एक पेमेंट गेटवे इम्बेड कराते हैं, इंस्टॉल कराते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कंपनी से लेके। और जो कंपनीज होती है पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है हमको कि भाई हमारी ये कंपनी है और हम आपको पेमेंट गेटवे देंगे। तो क्या होता है, एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको ये लगा लो आप अगर हम एग्जांपल लें तो 5000 ऑर्डर्स होते हैं आपके दिन के अंदर। 5000 ऑर्डर्स अब बस थोड़े नहीं होते। 5000 ऑर्डर्स के लिए पूरा संभालना पड़ता है कि भाई कई ऑर्डर कोई दिक्कत ना आ जाए या फिर कुछ पेमेंट में दिक्कत ना आए। तो उसके लिए क्या है, हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे एक इम्बेड कराते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है। वो पेमेंट गेटवे एक दूसरी कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अंदर क्या होता है, एक ऑडियंस आई आपके पास और वो आके पेमेंट गेटवे पे आई और उसके अंदर उसने क्या करा, वो आई वहाँ पे करा, उसने पे करा। तो आपको ये लगता होगा कि वो जो पे हो रहा है ना, वो पे सीधे अमेजोन को हो रहा है या फिर फ्लिपकार्ट को हो रहा है, क्योंकि हमको ये दिखता है कि वो उस पर जाता है, बट उस पर नहीं जाता है। सबसे पहले क्या जाता है, जब भी हम पेमेंट गेटवे से किसी को पे करते हैं कंपनी को, तो सबसे पहले वो उस पेमेंट गेटवे की कंपनी को जाते हैं वो पैसे। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद वो पेमेंट की सेटलमेंट होती है। वो पेमेंट की जब सेटलमेंट होती है तो उसके बाद जाके वो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं। आज के टाइम पे जो पेमेंट गेट होते हैं बहुत एडवांस हो रहे हैं। एक ही दिन के अंदर पेमेंट सेटलमेंट हो जाती है कि भाई आज आपने पे करा और शाम तक वो पेमेंट सेटलमेंट हुई और सेटलमेंट होकर कंपनी के पास पहुंच गई। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये पेमेंट गेटवे का होता है। तो इसके अंदर ये लगा लो कि ये जो कंपनीज हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया की टॉप की कंपनीज है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है, जैसे CCML या एटम वगैरह। अगर आप ये अमेजोन और उसके ऊपर तो नहीं है, कोई जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट होंगे, जैसे शीन एक कंपनी है, शीन ई कॉमर्स की शीन की कंपनी है, ठीक है। शीन CC एवेन्यू का यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे। पहले वो इंस्टामोजो करती थी, अब CC एवेन्यू का करती है वो। तो अब अगर आप जाके खोलोगे शीन का जैसे कोई भी, तो जब जाएगा पेमेंट गेटवे पे तो वो आपको दिखाएगा कि ऊपर दिस पेमेंट गेटवे इज प्रोवाइडेड बाय शीशी या फिर दिस पेमेंट गेटवे इज सिक्योर्ड बाय CC एवेन्यू कंपनी। तो ये कुछ कंपनीज है जो पेमेंट गेटवे को प्रोवाइड कराती है। तो पेमेंट गेटवे के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको?
सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा पेमेंट गेटवे? मैं तो कस्टमर हूँ, मेरे को तो प्रोडक्ट बाय से मतलब है, तो मेरे को उस चीज सब मेरे को नॉलेज नहीं है। सीसी वेन्यू गेटवे कंपनी है या कैसे है, तो उस चीज को मैं कैसे उस चीज पे विश्वास करूँगा? हाँ मेरी पेमेंट सिक्योर हो रही है उस प्रोसेस के अंदर, उस टाइम आप कैसे विश्वास करोगे? तो मेरे ऊपर क्या दिखेगा उसके अंदर? ऐसा क्या होगा? उसके अंदर स्पेशली मैंने बताया ना कि उसके अंदर लिखा होता है कि दिस पेमेंट गेटवे इज सिक्योर्ड बाय दिस कंपनी। अगर आपको ये भरोसा करना है कि भाई मेरी पेमेंट एक सही गेटवे के थ्रू जा रही है, तो आप इन कंपनीज के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। बट एक बात है, वैलिड क्वेश्चन है, ये तो कोई भी लिख सकता है। क्या सर? फेक पेमेंट गेटवे भी हो सकता है, सिक्योरिटी। इसके अंदर बहुत वो होते हैं, क्योंकि जो ये कंपनीज है ये बहुत ज्यादा एडवांस। कैसे लोग कैसे पहचाने, यूजर कैसे पहचाने? पॉइंट तो वैलिड है। जो मैं बायर हूं मेरे को तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, यूजर को हम क्या इंफॉर्मेशन दे कि वो क्या चेक करे? मैं कैसे विश्वास लूज इंफॉर्मेशन है नहीं है, कि मैं मेरा क्योंकि कार्ड उस पे डालूं? सोचो, बताया भी हुआ है। तो वो एसएसएल उसके अंदर सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू वो सिक्योर होता है गेटवे। जो अगर आप कभी भी जाओगे ना, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेमेंट गेटवे में हम जब जाते हैं तो पेमेंट गेटवे की यूआरएल से जस्ट पहले एक लॉक का ऑप्शन होता है, लॉक का ऑप्शन जिसको बोलते हैं HTTPS SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। वो जो लेयर हो जो सिक्योरिटी होती है वो हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है, वो या फिर हर किसी को मतलब ली नहीं जाती। उसके लिए बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन होके पूरा होता है, और वो जो कंपनीज होते हैं इन्हीं के ऊपर जो ये लगा लो कि जो सर्टिफाइड कंपनीज होती है, एक तरीके से PSI सर्टिफाइड होती है, DSS सर्टिफाइड होती है, उन्हीं कंपनीज को ही वो SSL सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सिक्योर होती है। बाय डिफॉल्ट जितने भी पेमेंट गेटवे हैं वो SSL एक्टिवेटेड होते ही हैं। बिकॉज SSL नहीं होंगे तो क्या हो गया कि जैसे गेटवे इज़ नॉट ईजी प्रोसेस, आपको गेटवे बैंक से लेना पड़ेगा। कोई कंपनीज है जो बीच में मीडियोकर है, अपने आप पेमेंट गेटवे सेटिंग करती है बैंक से, बट वो आप कंपनी जैसे पेयू है, वो आपसे क्या करती है 2% चार्जेस लेगी, आप कर सकते हो। आप अपना खुद का गेटवे भी ले सकते हो बैंक से। बट जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग बात आती है वो SSL से आती है, जहाँ पर क्या होता है कि वे अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स जो होते हैं वो आपके लेयर को ही अटैक करेंगे। क्योंकि सिक्योर सॉकेट लेयर, मैंने दोबारा समझाया था, अब दोबारा बता देता हूँ। सॉकेट जो है वो कहाँ जुड़ी है लेयर की? बिकॉज फ्रॉम वन डोमेन यू आर मूविंग टू सेकेंड डोमेन। XYZ.com एक बिजनेस वेबसाइट थी, या Amazon.com एक वेबसाइट है शॉपिंग की। वहाँ बंदा जो भी खरीद रहा है, बाय कर रहा है, फाइनल पेमेंट करने के लिए जब वो दूसरी वेबसाइट पर जा रहा है तो वो URL चेंज हो रहा है। तो व्हेन URL 1 to URL 2 मूव हो रहा है तो लेयर्स आ गई बीच में, तो देयर मे बी सम अटैक्स बाय अटैकर्स। उससे बचने के लिए वो सिक्योर करते हैं, कौन किसके थ्रू से? SSL के थ्रू से। तो इसलिए ही कंफर्मेशन आ जाती है। ऐसी इनसिक्योर वेबसाइट से उसमें इनसिक्योर लिखा आ जाता है, और ऐसी वेबसाइटें बहुत है। और इनसिक्योर में लिखा आता है तब उसमें लिखा होता है कि आप इस वेबसाइट पर अगर आप अपनी कोई पेमेंट डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स पेटीएम के या ATM कार्ड के डाल रहे हो तो वो सिक्योर नहीं है, दे माइट बी स्टोर्ड बाय समवन। ठीक बात है। अभी जैसे ना, अगर जब भी आप